गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे का प्रकार पॉइंट पढ़ेंगे प्रत्यायन के प्रकार। प्रत्यायन के प्रकार शाब्दिक और अशाब्दिक प्रत्यायन। जैसे कि शाब्दिक मीन्स कि अपने जो बोलते हैं वो, तो जिस प्रत्यायन में भाषा के मौखिक या लिखित संकेतों का मुख्य रूप से ज़्यादा उपयोग होता है, यानी बोलते हैं और लिखते हैं, तो उसे शाब्दिक प्रत्यायन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको प्रश्न लिखना है कि शाब्दिक प्रत्यायन किसे कहते हैं। उसमें अक्षर, विराम चिन्ह, अन्य लिखित चिन्ह, अंकों आदि का उपयोग होता है। तो जिस प्रत्यायन में भाषा के संकेतों का नहीं परंतु उसके संकेतों का उपयोग होता है, भाषा के संकेतों का नहीं परंतु अन्य संकेतों का उपयोग होता है, उसे अशाब्दिक प्रत्यायन कहते हैं। तो शाब्दिक प्रत्यायन किसे कहते हैं? जिसमें भाषा और मौखिक या लिखित संकेतों का उपयोग होता है, और जहाँ संकेतों का उपयोग नहीं होता है भाषा के, और ऐसे अन्य संकेतों को दूसरे हाव भाव से, एक्सप्रेशन से या कोई क्रिया से, ऐसा तो अशाब्दिक प्रत्यायन कहते हैं। तो काल कभी कोई व्यक्ति घर में गुस्सा होता है तो उनका चेहरा देखकर आपको पता चल जाता है, उनकी आंखें देखकर पता चल जाता है, तो ये अशाब्दिक प्रत्यायन हुआ। तो ये ग्राहक के, जो प्रेषक और ग्राहक के बीच के भौतिक अंतर का समावेश होता है। शाब्दिक प्रत्यायन जो है वो शब्दों की पसंदगी उपरांत उसके उच्चार, तीव्रता, लिखित हो तो अक्षरों का कद, आवाज़, आरोह अवरोह, बीच बीच में विराम आदि रुकना प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं नॉन स्टॉप ऐसे बोलती जाऊँगी। सामान्य रीति से तेज आवाज़ मतभेद, विरोध, गुस्सा या शिकायत सूचित करती है कि अधिक मंद, जबकि मंद आवाज़ विचारों की समानता, समझ और संतोष दर्शाती है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऐसा कहते हैं कि धीरे धीरे आरोह अवरोह के साथ, यानी कि तेज आवाज़ अतिशय जोर से बोली जाए तो भी नहीं सुनाई देता, अतिशय धीरे से बोला जाए तो भी नहीं सुनाई देता। तो ये कोई शांति से, मतभेद के बिना, विरोध या गुस्से जब व्यक्ति शिकायत करता है तो समानता, समझ और संतोष दर्शाती है। उससे आधार पर जो ये सब विषय उच्चारण किए गए शब्दों का अलग अलग अर्थ दे सकते हैं। कुशल अभिनेता मात्र योग्यता शैली के संवाद बोलकर ही श्रोता के समक्ष पात्र के विचार, भावना के हूबहू व्यक्त करता है। यानी कि जो व्यवस्थित, जो बोलने में सक्षम है, वो व्यक्ति अच्छे से बोलकर ही सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ बात हूबहू जो चित्र है उसको समझा देता है। आगे का पॉइंट है अशाब्दिक प्रत्यायन। अंग्रेजी कहावत जो है, अंग्रेजी में कहावत में व्यक्त हुआ है। तो क्रियाएं शब्दों से भी अधिक बुलंद रीति से बोलती है। यानी क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहो कि साफ सफाई रखो, सुथरा रखो, स्वच्छ रखो भारत देश को, उससे अच्छा कि हर कोई व्यक्ति साफ, अपने गंदगी पड़ी है वहाँ से कुछ कूड़ा उठा लेगा तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति देखता है तो दूसरा भी वो क्रिया करता है, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अशाब्दिक संकेतों को शाब्दिक संकेतों से स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हैं, अथवा शाब्दिक के साथ साथ भी उसका उपयोग तो होता ही है, परंतु उसके साथ साथ उपयोग करते समय शाब्दिक और अशाब्दिक संकेतों का सुसंगतता होनी चाहिए, नहीं तो प्रत्यायन अस्पष्ट और उलझा होता है। जब अपने मानो कि गुस्सा होते हैं तो कभी कभी बोलते भी है और साथ साथ में अपने चेहरे के एक्सप्रेशन भी ऐसे होते हैं जिससे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो गुस्से में है। तो आपसे मिलकर बहुत आनंद हुआ। कभी कभी कोई अपने व्यक्ति को कहते हैं कि आपसे मिलकर आनंद हुआ, पर चेहरा जो है वो कठोर और तुच्छतापूर्ण हो, सुनने वाले को यह शब्द गलत है और अच्छे लगने के लिए बोल रहे हैं, अच्छा लगाने के लिए, ऐसा लगेगा कि एक्सपीरियंस चेहरे के हाव भाव ऐसे अच्छे नहीं हो पर अच्छा हो लगा ऐसा बोलने से, तो उनको लगता है कि ये अच्छा लगाने के लिए बोल रहा है। कितनी ही हरकतें और चेष्टाएं दर्शाती है कि व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति में दिलचस्पी है और उसके प्रति ऊष्मा का अनुभव कर रहा है, जबकि दूसरी हरकत और चेष्टा से व्यक्ति चिड़चिड़ापन या तिरस्कार दर्शाता है। तो चेहरे के ऊपर हमेशा स्मित रखने वाले व्यक्ति शुभ भावना दर्शाते हैं, और कठोर बदहवास चेहरा जो है निषेधक भाव दर्शाता है। सामने वाला व्यक्ति के साथ आँख का संपर्क लंबे समय तक रखने से रस एवं मित्रता सूचित करता है, और छत की तरह या खिड़की से बाहर की तरह देखने वाले व्यक्ति नीरसता लगती है और उपेक्षा करता है, ऐसा मनोभाव मन में होता है। तो उससे दूर जाना या दूर रहना यह सामान्य रूप से तटस्थ या निषेधक भाव सूचित करता है। अशाब्दिक प्रत्यायन जो होता है खूब महत्वपूर्ण होने से शरीर की भाषा के रूप में भी उसका अध्ययन होता है, यानी बॉडी लैंग्वेज। हाथ मिला या पीठ थपथपाना सम्मति सूचित करता है, ये भी अशाब्दिक प्रत्यायन हुआ। व्यक्ति की पसंद नापसंद के संकेत होते हैं। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति के साथ प्रत्यायन कर सकते हैं और दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं,
अशाब्दिक प्रत्यायन ज्ञानेंद्रियों उद्दीपन में बढ़ोतरी करते हैं। उसके अलावा दो व्यक्तियों के बीच संबंध कितना प्रगाढ़ है वो भी पता चलता है। प्रत्यायन में क्या क्या अवरोध आते हैं, तो जो कोई अवरोध आते रहते हैं तो ये काबू करना पता चले कि कौन से अवरोध आ रहे हैं। तो उद्भव, प्रेषक, संकेतांकन, माध्यम, विसंकेतक, ग्राहक पुष्टि में अवरोध आ सकते हैं। जो कौन से आ सकते हैं, तो जो अपने ने प्रतिमान पढ़ा था प्रत्यायन का, उसके सभी में कौन सा अवरोध आ सकता है, तो स्पष्ट संदेश भेजने की शक्ति ही न हो, अज्ञान हो, नॉलेज न हो और कम बुद्धि हो। प्रेषक जो है, जो बोलने वाला व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल यानी कि जो बोल रहा है, मैसेज दे रहा है, वो स्पष्ट संदेश देने की इच्छा या नियत ही ना हो, उसको सब उलझा ना हो, कोई भी क्लियरिटी ना हो, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को उलझा ना हो, दिलचस्पी ना हो, भाषा अभिव्यक्ति एकदम कमज़ोर हो। प्रेषक और ग्राहक की भाषा अलग हो। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई इंग्लिश में आपको बोल के समझाया जाए तो आपकी भाषा और सामने वाले जो बोल रहा है उसकी भाषा अलग हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो ये अलग अलग लैंग्वेज होगी तो वो समझ नहीं पाएगा। महत्वपूर्ण मुद्दे भूल जाए व्यक्ति, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो भी भूल जाए। प्रेषक के उपयोग में जो आने वाले शब्द है अनेक अर्थ वाले हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, धवल को भोजन में रस रखता है, तो भोजन में रस रखता है तो आम का रस भी होता है और रुचि या इंटरेस्ट भी होता है, तो वो कौन सा रस रखता है वो क्लियरिटी ना हो। भाषा कठिन हो, अपरिचित हो, जो भाषा जो उपयोग की जा रही हो जटिल हो। संदेश प्राप्त करने की शक्ति या मर्जी ना हो। सामने वाला, अब क्या हो रहा है, अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, कोई पढ़ते कोई नहीं पढ़ते, तो वो क्या है, जिसकी मर्जी नहीं है वो संदेश ग्रहण ही नहीं करेगा। मर्यादित ज्ञान के कारण वह संदेश ठीक से ग्रहण न कर पा सके। जो ग्राहक है, जो सुनने वाला है, उसकी कैपेसिटी न हो, उसकी शक्ति न हो तो वो भी न ग्रहण कर सके। प्रत्यायन के समय ग्राहक दूसरे कार्य में व्यस्त या उलझा रहा हो। माने कि फॉर एग्जांपल आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहे हो और आप अपने काम में, होमवर्क में दूसरे पीरियड के लगे हो, तब तो प्रत्यायन में जानकारी अधिक हो या ग्राहक के अधिक जानकारी के बोझ से दब जाए। कभी कभी जानकारी ज़्यादा हो, एक साथ ज़्यादा, मानो कि 2 पीरियड 3 पीरियड एक साथ पढ़ा रहा है तो वो बोझ बढ़ जाता है। प्रेषक पर अविश्वास या नाराज़गी हो। मेरी सास ने ऐसा कहा कि कोड में दिया रख, तो मैं बोली ने ऐसा समझा कि सोड़ में दिया रख, तो बहू को सास में विश्वास न होने कोड के बदले सोड़ ऐसा गलत सुनी। यानी कि जो व्यक्ति है उस पर आपको भरोसा नहीं है तो आप उसके बदले उसका अर्थ भी अलग करोगे और सुनोगे। समय तीव्र आवेग से उत्तेजित हुआ हो। ग्राहक जब होता है तो प्रत्यायन के समय जो तीव्र आवेग उसके अंदर हो तब वो भी ग्रहण नहीं कर पाता है। वातावरण में बहुत विक्षेप हो, जैसे कि आवाज़, लोगों का लगातार आना जाना, तापमान बहुत अधिक, बहुत कम आदि। यानी आप जहाँ बैठे हो पढ़ने के लिए तो आगे पीछे आवाज़ हो रही है तो भी नहीं पढ़ सकते और ग्रहण नहीं कर सकते हो। प्रेषक और ग्राहक के बीच भौतिक अंतर ज़्यादा हो तब, तो ऐसे जब प्रेषक और ग्राहक के बीच अंतर ज़्यादा हो तब भी ऐसा होता है। तो ये सभी अवरोध है कि जो संदेशा भेजा जाता है वो सामने वाले व्यक्ति तक न पहुंचने के रीजन ये सब हो सकते हैं। प्रत्यायन के कौशल्य, प्रत्यायन का अपना हेतु होना चाहिए। प्रेषक और ग्राहक दोनों को प्रत्यायन की ध्येयलक्षी बनाने की कुशलता विकसित करनी चाहिए। उदाहरण रूप, ज्ञान देने का हेतु या सामने से के व्यक्ति को आनंद देने का हेतु या उसके उत्साह को बढ़ाने का हेतु। तो टीचर का क्या हेतु होता है, आपको ज्ञान देने का, पढ़ाने का हेतु होता है। तो उस तरह से उसका जो हेतु है वो होना चाहिए कोई भी व्यक्ति का, समझाने वाले का। प्रत्येक प्रत्यायन के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि मन में ही उलझन हो तो क्या बोलना है तो वो बेकार हो जाता है, जो बात बोली जाती है वो समझ नहीं पाते हैं। और वक्तृत्व स्पर्धा में विषय के पक्ष में बोलना, दावा करने वाला व्यक्ति वक्ता कई बार विरोध में भी बोल जाता है, यानी अपनी पार्टी विरोध में बोलना हो तो पक्ष में बोल जाता है। प्रत्यायन की पद्धति और माध्यम प्रेषक और ग्राहक दोनों के अनुकूल पसंद करना चाहिए, दोनों वाले को अनुकूल हो ऐसी। माध्यमों का एक साथ उपयोग करके, जैसे कि माध्यम है, अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल, कभी कभी कोई बच्चों के घर में माध्यम है ही नहीं कि हम वीडियो भेजें, तो वो एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, पर अभी लगभग ऐसा से है कि सबके पास है, तो इस तरीके से प्रयत्न किया जाता है। तो प्रभावशाली बनाना चाहिए। संदेश का विषय और प्राप्त करने वाले जो लक्षण, ग्राहक के लक्षणों को ध्यान में रखकर योग्य माध्यम पसंद करने की कुशलता विकसित करनी चाहिए। लिखित रूप में
जबकि पारिवारिक जानकारी मौखिक रूप में देने से प्रभावशाली होती है। वैज्ञानिक जानकारी लिखित में और पारिवारिक मौखिक में। प्रत्यायन की प्रस्तुति में ऊब नहीं होनी चाहिए। प्रेषक को संदेश जितना है हो सके रसप्रद बनाना चाहिए और रुचि लेकर ध्यान देना चाहिए। ग्राहक को अनुकूल और प्रतिकूल किसी भी प्रकार के प्रत्यायन के लिए खुला मन रखकर उसका वस्तुलक्षी मूल्यांकन करने का कौशल्य होना चाहिए। खास करके ग्राहक को शाब्दिक दावा तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के संकेतों को ध्यान में रखना चाहिए, जबकि जिससे बेवकूफ़ न बनना पड़े। वक्ता और प्रभावशाली ढंग से बड़े और स्पष्ट आवाज़ से योग्य शब्दों और जोर देकर आवाज़ के आरोह अवरोह के साथ बोलना चाहिए। श्रोता प्रभावशाली उसे सुनना चाहिए ध्यान देकर। श्रोता को प्रेषक को अपने प्रतिभाव देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी बात में मुझे समझ नहीं आई, ऐसे विचार मैं सम्मत नहीं हूँ, ऐसे जब कोई अनुकूल बनना या सुधारना चाहिए। प्रतिभाव जो है उसके अनुरूप बनना या सुधारना चाहिए। आगे है प्रेषक का कौशल्य जो है कि प्रेषक मीन्स कि बोलने वाला व्यक्ति, तो संदेश देने के ध्येय को निश्चित करना है। उसका कौशल्य सामान्य व्यक्ति समझ सके इस तरह से उसको संदेशा देना है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को पहचानने, उनकी उम्र, जाति, शिक्षा का स्तर देखकर उनको समझाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, निश्चित करना चाहिए विषय। संदेश प्राप्त करने वाले प्रश्न पूछेंगे ऐसा सोच लो और वे प्रश्न पूछेंगे तो यह सोच कर उसके उत्तर तैयार रखना पड़ता है। संदेश देने में कोई मुद्दा न रह जाए इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दे नोट करें। आत्मविश्वास एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें। प्रयुक्ति का पहले अध्ययन करें। प्रत्यायन के समय उपयोग में ली जाने वाली सामग्री का निरीक्षण करके पहल से तैयार रखें। कौन सी सामग्री चाहिए वो समय मर्यादा में प्रत्यायन पूर्ण करें। यानी क्लास में जब टीचर पढ़ाने आते हैं तो ये सभी बातों का ध्यान रखना होता है। समय मर्यादा अधिक हो जाए तो भी बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं है। संदेश जो प्राप्त ग्राहक जो है वो व्यक्ति, उसके अंदर क्या कौशल्य होने चाहिए, तो प्रत्यायन के लिए पहले से पूर्वग्रह नहीं बांधना चाहिए कि नहीं ये टीचर तो ऐसे ही है, तो वो समझ में उसके उतरेगा ही नहीं। प्रत्यायन के विषय के बारे में आप स्वयं भी पहले से जानकारी प्राप्त करके सोचें जिससे वक्ताओं के साथ योग्य चर्चा कर सके। समय विक्षेप से दूर रहे और वक्ता के शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें और सारांश बनाए। तो पूरा चैप्टर का सारांश बनाए। इस तरह से जो भी संदेशा दिया जाए उसका सारांश बनाए। तो ये आपका यह चैप्टर पूरा हुआ। आज के लिए इतना। आगे अगले वीडियो में अपना अगला चैप्टर नंबर 8 समझेंगे। कौन सा चैप्टर? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मीन्स क्या, वो कल समझाऊंगी आपको अगले वीडियो।